गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आज पहले चैप्टर एंड कर लेते हैं, ठीक है? फिर डिस्कशन क्लास के एंड में करेंगे। तो लास्ट क्लास में पीरियोडिक फंक्शन, राइट, है ना? वी हैव डन पीरियोडिक फंक्शन। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम्स का आइडिया ले लेते हैं। एक मतलब वैसे मैं आपको जनरल आइडिया दे रहा हूं, लेकिन बेसिकली बात यह है कि ऑब्जर्वेशन से फंडामेंटल पीरियड हम लोग ऑब्टेन करेंगे। लेकिन लेकिन अगर कोई कहेगा कि बेसिक कंसेप्ट से कैसे निकालेंगे, अरे मैंने अभी भी कुछ कहा है, मैंने कहा है ना कि होमवर्क को कब करना है, अभी अभी बताया मैंने कुछ। चलो लेट अस फाइंड द फंडामेंटल पीरियड। ठीक, तो कोई अगर ये देखना चाहता है कि हम लोग फंडामेंटल पीरियड निकालते कैसे हैं, तो वो एक प्रॉब्लम करके दिखा दे रहा हूं। लेकिन इन जनरल तुम प्रॉब्लम्स में देखोगे कि हम लोग ऑब्जर्वेशन से आंसर कर लेंगे। ठीक, अब जैसे ये प्रॉब्लम है, इसका फंडामेंटल पीरियड कितना है बताओ, सोचो। तो मेरा पॉइंट है कि आंसर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से आ जाएगा। क्या आंसर है इसका, क्विकली? टू पाई। आंसर इज पाई। ठीक, ओरली सोचो। कॉस ऑफ टू पाई तो गारंटी है कि टू पाई के बाद तो ये रिपीट करेगा ही, है ना? तो मैंने जस्ट सोचा कि यार पाई, तो मानते हो ये पाई प्लस एक्स, कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स इज माइनस कॉस एक्स। बट यू अंडरस्टैंड, है ना, कि कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, करेक्ट? तो मेरे ख्याल से बाई ऑब्जर्वेशन फंडामेंटल पीरियड इज पाई, बाई ऑब्जर्वेशन। और जो लोग डिराइव करना चाहते हैं, एक सवाल करके देख लेते हैं। तो डिराइव करने का एक ही तरीका है, जो डेफिनेशन बताई थी ना उससे जाओ। मतलब लेट फंक्शन बी पीरियोडिक विथ फंडामेंटल पीरियड टी, राइट, फॉर एवरी एक्स। तो आई वॉन्ट दिस इक्वेशन टू बी ट्रू फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल एक्स। अब इस इक्वेशन को देख करके कुछ ध्यान आ रहा होगा कि यार ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, सही है? कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा, तो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा का तुमको जनरल सॉल्यूशन याद होगा। टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। आई गेस ये पॉइंट तुमको क्लियर होना चाहिए। जल्दी बोलते जाओ हाँ। ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में तुमने जनरल सॉल्यूशन पढ़े होंगे। तो यूजिंग दैट कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, आई गॉट दिस। अब ऑब्जर्वेशन से सोचो। क्या तुमको लगता है कि अगर मैं सपोज n की वैल्यू 1 लूं, जस्ट फॉर एग्जांपल, तो तुमको लगता नहीं कि n को अगर मैं 1 लेता हूं तो 2 पाई प्लस कॉस एक्स, है ना, या फिर 2 पाई माइनस कॉस एक्स? एक्चुअली टू पॉसिबिलिटीज आर देयर, आइदर यू टेक प्लस और यू टेक माइनस। लेकिन तुमको आराम से देखेगा कि सर चाहे आप 2 पाई प्लस कॉस्ट लो, चाहे आप 2 पाई माइनस कॉस्ट लो, दोनों ही केस में ये नंबर -1 से 1 में लाई नहीं कर रहा है। कुछ कुछ दिमाग में गया? ठीक है, तो बाय ऑब्जर्वेशन यू विल से कि किसी भी n की इंटीग्रल वैल्यू अदर देन जीरो पर ये क्वांटिटी -1 से 1 में नहीं लाई कर रही है ना? जबकि ये तो -1 से 1 है। तो इट इज क्लियर कि n कैन ओनली बी जीरो। लगाओ बुद्धि, क्या कहा मैंने?
सही है ना। तो मैंने n को अदर देन 0 बहुत आराम से रिजेक्ट दिखा दिया कि यार ये तो हो ही नहीं सकता। अब ये दो पॉसिबिलिटी है, आइदर दिस और दिस टू बी ट्रू फॉर ऑल रियल x। तो अब तुमको दिख जाएगा कि सर अगर इस इक्वेशन को फॉर ऑल रियल ट्रू कराओगे तो आंसर इज 2 पाई, और अगर इसे ट्रू कराओगे फॉर ऑल रियल x, मैं t की लीस्ट वैल्यू निकाल रहा हूं, लीस्ट वैल्यू ऑफ t सेटिस्फाइंग दिस, लीस्ट वैल्यू ऑफ t सेटिस्फाइंग दिस फॉर एवरी x। तो इन दोनों में मानते हो जो स्मॉलर आंसर है, भाई मेरा तो आंसर लीस्ट है ना, इस इक्वेशन का लीस्ट आंसर 2 पाई और इस इक्वेशन का लीस्ट आंसर पाई, तो इन दोनों में जो छोटा आंसर है क्या वो करेक्ट आंसर नहीं हो गया कि योर फंडामेंटल पीरियड इज पाई। समझ रहे हो। तो चिंता मत करो, ये सब एग्जाम में कोई नहीं करता है ना। हर कोई ऑब्जर्वेशन से पहचान लेता है कि बाय ऑब्जर्वेशन इट इज क्लियर कि फंक्शन विल गेट फंडामेंटल पीरियड पाई। ओके, तो मैं तो जस्ट एक सवाल का तुमको हिंट दे दिया कि यूजुअली पीरियड निकलता कैसे। ठीक है, 10 सेकेंड्स क्विकली। डन यार। टेल द फंडामेंटल पीरियड। फंडामेंटल पीरियड फाइंड करो क्विकली। पाई बाय 2 करेक्ट। आई थिंक बाय ऑब्जर्वेशन है ना, तुम आराम से कहोगे कि बाय ऑब्जर्वेशन दिस विल गेट पीरियड पाई। आराम से सोचो, साइन ऑफ पाई प्लस एक्स इज माइनस साइन एक्स, ठीक, एंड कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा, दिस विल ऑल्सो गेट पीरियड पाई। सही, तो एलसीएम इज पाई, लेकिन तुमने आइडेंटिफाई कर लिया ना कि सर इंटर कन्वर्टेबल फंक्शन है, लेट मी ट्राई समथिंग एल्स। तो बाय ऑब्जर्वेशन है ना, आंसर कम्स आउट पाई बाय 2। अब ये मत इमेजिनेशन बना लेना कि जब भी एलसीएम फेल होता है तो आंसर बाई 2 होता है, ऐसा मैंने नहीं कहा। ठीक, ये धारणा मत बना लेना कि सर जितने क्वेश्चंस में एलसीएम का आंसर फेल हुआ है हर उस क्वेश्चन में आंसर हाफ ऑफ दैट आया है अब तक, है ना, लेकिन किसी और क्वेश्चन में कुछ और आ सकता है ना। अभी तुम देखो ना यार, इतना वेल नोन क्वेश्चन, ये देखो, बताओ इसका फंडामेंटल पीरियड क्या है, फाइंड द फंडामेंटल पीरियड। नॉट डिफाइंड, करेक्ट, अनडिफाइंड, जीरो। ठीक है ना, फंडामेंटल पीरियड की डेफिनेशन ही बताई गई है, लीस्ट पॉजिटिव। तुम तो डेफिनेशन को ही फेल कर गए। हाँ, नॉट डिफाइंड, फंडामेंटल पीरियड नॉट डिफाइंड, जबकि एलसीएम के आइडिया से, है ना, एलसीएम के आइडिया से आंसर पाई आ रहा था, पीरियड इज पाई, पीरियड इज पाई, एलसीएम इज पाई, लेकिन आंसर देखो क्या है,
ठीक है, तो इसलिए किसी भी बात को जनरलाइज मत करो। फाइन, तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि किस तरह के प्रॉब्लम्स ओवर फंडामेंटल पीरियड आते हैं। ए पीरियोडिक, ए पीरियोडिक का मतलब होता है नॉट पीरियोडिक। ठीक है, नॉट पीरियोडिक। तो प्रूव करना है कि फंक्शन इज नॉट पीरियोडिक। ठीक, तो एक क्वेश्चन मैं करके दिखा रहा हूं, हालांकि तुम तो ऑब्जर्वेशन से निपटा दोगे कि सर मेरे को तो ऑब्जर्वेशन से दिख रहा है कि ये फंक्शन पीरियोडिक नहीं होना है। वैसे भी अब तो तुम समझते हो है ना, कहां प्रूव दैट, वो तो ऑप्शंस होंगे ना, तो हमको तो ओरली डिसाइड करना होगा कि फंक्शन पीरियोडिक है या नहीं है। तो ऐसी ओरली सोचना, मानते हो एक्स स्क्वायर 0 से 2 पाई एक लेंथ है, 0 से 2 पाई। मैंने किसको 0 से 2 पाई कहा? मैंने एक्स स्क्वायर को बोला, मतलब लेंथ 0 से 2 पाई। ठीक, एक्स एक्स की बात होगी ना। अब अगला इंटरवल मैंने कहा एक्स स्क्वायर 2 पाई से 4 पाई, 2 पाई से 4 पाई, √2 पाई से √4 पाई। क्या तुमको बात समझ में आई कि सर ये जो दो इंटरवल आपने लिखे हैं ना, इन दोनों की लेंथ सेम नहीं है। भाई जैसा cos x में हुआ करता था 0 से 2 पाई, 2 पाई से 4 पाई, 4 पाई से 6 पाई, क्या वो सारे इंटरवल लेंथ सेम नहीं हुआ करते थे? सही है, तो क्या तुमको दिख रहा है कि cos को जब इनपुट मिलेगा 0 से 2 पाई, 2 पाई से 4 पाई, तो वो y वैल्यू रिपीट करेगा, है ना। लेकिन यहां पर जब मैं x में जाकर के देख रहा हूं तो मुझे तो दिख रहा है कि सर ये तो लेंथ सेम है ही नहीं। सही बात है। तो मेरा कहना यह है कि तुम ऑब्जर्वेशन से आंसर कर लोगे, ठीक, लेकिन फिर भी कि मैथमेटिकली कैसे करें, तो मैथमेटिकली करने का एकमात्र तरीका वही है कि इसको एफ एक्स प्लस टी बराबर एफ एक्स से जाओ। मतलब मैंने मान लिया, मैं कॉन्ट्राडिक्शन की बात कर रहा हूं। अरे भाई शुभम, जब भी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होती है तो रिफ्रेश करना होता है, ठीक है ना। ओके, तो कंसंट्रेट करो, मैं क्या कर रहा हूं, हम इसे कॉन्ट्राडिक्शन से करेंगे। हम मान लेंगे कि इट इज पीरियोडिक और फिर दिखा देंगे कि इम्पॉसिबल। समझ रहे हो, माई एजम्पशन नॉट ट्रू। फील करो मैं क्या कहना चाहता हूं। आई एम एज्यूमिंग कि फंक्शन इज पीरियोडिक विथ पीरियड टी, लेट। अब तो तुम समझदार हो, तुम कहोगे सर ये सिचुएशन को तो मैं पहचानता हूं। इफ दिस इज द सिचुएशन देन अप्लाई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। आइदर प्लस और माइनस। अंडरस्टूड कि दिस इक्वेशन शुड होल्ड ट्रू। अब एक बार प्लस पॉसिबिलिटी, एक बार माइनस पॉसिबिलिटी, है ना। तो इफ आई कंसीडर प्लस, तो आई एम गेटिंग इक्वेशन लाइक दिस। ये आ रहा है, और एक बार देखना मैंने इक्वेशन सही लिखा है या नहीं। देर आर टू पॉसिबिलिटीज। अरे बार बार बाई ग्राफ मत बोलो यार, ये बाई ग्राफ का दे तो दिया, ये बाई ग्राफ ही तो है, ठीक है ना। ये ग्राफ की तो ऑब्जर्वेशन है कि इंटरवल की लेंथ ग्राफ की सेम नहीं है, ठीक। तो दिस पॉसिबिलिटी, ठीक। अब मुझे बताओ इन दो पॉसिबिलिटी में जो स्मॉलेस्ट टी होगा वो आंसर बनेगा।
लेकिन क्या तुमको इस पॉसिबिलिटी से लग रहा है कि सर ये तो क्वाड्रेटिक इन टी है, और तुम चाहो तो टी निकाल के दिखा दो, तो क्या नजर आएगा कि सर टी का आंसर फंक्शन ऑफ एक्स आ रहा है? सोचो, आई एम गेटिंग टी फ्रॉम हियर ए फंक्शन ऑफ एक्स, ऐसा कैसे हो सकता है? फंडामेंटल पीरियड एक्स पर डिपेंड कैसे कर गया? तो कुछ बात समझ आई कि आई एम नॉट गेटिंग ए कांस्टेंट वैल्यू फॉर टी। तो अगर कांस्टेंट नहीं आ रहा है तो ए पीरियोडिक प्रूव हो गया कि माई एजम्पशन इज रॉन्ग, देयर इज नो कांस्टेंट वैल्यू फॉर टी सेटिस्फाइंग इक्वेशन। गॉट इट? आई थिंक सेम यहां पर कमेंट कर दूं कि आई एम नॉट गेटिंग ए कांस्टेंट वैल्यू, है ना? तो एक्चुअली आई एम गेटिंग टी फंक्शन ऑफ एक्स, मुझे आंसर एक्स के टर्म में आ रहा है, तो दैट्स वाई फंक्शन इज नॉट पीरियोडिक। ठीक, ध्यान रखना, ए पीरियोडिक का मतलब होता है नॉट पीरियोडिक। चलो डन। तो आई थिंक तुमको आइडिया हो गया कि पीरियोडिक के ऊपर क्वेश्चंस, है ना? बाकी तुम समझ रहे हो मैंने क्या कहा कि तुम ऑब्जर्वेशन से सवाल निपटा दोगे कि सर हम तो इक्वेशन को देख के बता देंगे कि यार ये आंसर पीरियोडिक है, ये आंसर पीरियोडिक नहीं है। ओके, कौन सा क्वेश्चन था ये? 3। सेम वे let us check this function for, क्या लगता है तुमको ये आंसर क्या होगा? पीरियोडिक, ए पीरियोडिक, क्या होगा? देख के फीलिंग आ रही होगी कि आंसर क्या होगा? ए पीरियोडिक, है ना? तो करेक्ट फीलिंग है, आंसर इज ए पीरियोडिक। ठीक, कोई पूछ रहा है कि सर आपने 0 से 2 पाई कैसे सेलेक्ट किया था? यार कॉस थीटा में अगर तुम 0 से 2 पाई नहीं पहचान पाओ तो फिर कैसे होगा? हाँ, कि कॉस ऑफ थीटा, थीटा को 2 पाई की लेंथ देंगे तो इट विल रिपीट, है ना? ऑब्जर्वेशन देख के फीलिंग आती है यार, देख के कि सर ये पता है ये साइन एक्स रिपीटिंग है लेकिन ये एक्स रिपीटिंग नहीं है, तो लोग तुक्के कह देते हैं कि हमको ऑब्जर्व हो रहा है कि आप इसमें कुछ एक्स प्लस कांस्टेंट डालोगे, है ना, तो वो सेम एज वैल्यू एट एक्स नहीं आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को तो करने के बहुत तरीके हैं, इसको तो नहीं, बहुत तरीके तो नहीं है, तरीका तो वही है कि मान ले एफ ऑफ एक्स प्लस टी, बस ये आखिरी सवाल है जो मैं करके दिखा रहा हूं, बाकी तो है ना बाई ऑब्जर्वेशन। क्यों, तुमको देख के नहीं लग रहा कि सर ये क्वांटिटी सेम एज वैल्यू एट एक्स कैसे आ सकती है? फॉर ऑल एक्स दिस बिकम्स एन आइडेंटिटी, तो देख के फील आ रहा है। ठीक, तो जिसको देख के फील नहीं आ रहा है वो कैलकुलेशन कर ले। तो मैंने क्या किया, रीअरेंज कर लो, दैट्स इट। टू साइन ट्रिग्नोमेट्री है ना, कॉस इंटू एक्स गेट लाइक दिस। कुछ मैनिपुलेशन कर रहा हूं, है ना, कुछ देख रहा हूं कि कोई ऐसा एक्सप्रेशन आए जिसमें लोगों को समझाना आसान हो जाए, है ना। देखना क्या किया मैंने, नाउ एट दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन पर अगर फंक्शन अरे नवदीप,
आईआईटी इज बोरिंग, है ना? यहां पर क्या कर रहे हो? आईआईटी तो बहुत बोरिंग जगह है, ठीक है? गो टू सम मूवी हॉल, है ना? कहीं जा करके थिएटर वेटर जाओ यार। ओके, तो आई थिंक मैं टी को एक कांस्टेंट मान रहा हूं। तुम तो जान रहे हो कि हम लोग फंक्शन ए पीरियोडिक किस तरह से कर रहे हैं। हम एज्यूम कर रहे हैं कि देर इज अ टी, कांस्टेंट टी फॉर विच इक्वेशन इज ट्रू, है ना? तो अगर कांस्टेंट टी पर इक्वेशन ट्रू है तो क्या तुमको लग रहा है कि ये क्वांटिटी तो कांस्टेंट आ गई, दिस इज कांस्टेंट, डजंट चेंज, ठीक? अगर टी एक कांस्टेंट है तो ये साइड तुम्हारा कांस्टेंट हो गया। लेकिन क्या ये साइड तुमको दिख रहा है कि सर इतनी ट्रिग्नोमेट्री हम लोग जानते हैं कि दिस नंबर विल नॉट बी अ कांस्टेंट, ये तो वेरी कर रहा है। ये x को चेंज करोगे आप, x को डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू दोगे तो दिस विल वेरी, सही है? अगर अगर ये कांस्टेंट होता तो मेरे ख्याल से ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन से मैं कुछ कैंसिलेशन वगैरह करके आपको ये क्वांटिटी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स दिखा पाता, है ना? तो तुमको बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि ये क्वांटिटी एक्स के अकॉर्डिंग वेरी करेगी, इट कैन नॉट बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो दिस वेरीज। तो बस बात क्लियर हो गई कि यार योर लेफ्ट हैंड साइड इज फिक्स्ड, योर राइट हैंड साइड वेरीज, सो योर इक्वेशन, योर एजम्पशन इज नॉट ट्रू, सही? तो फंक्शन इज ए पीरियोडिक। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चंस का तो स्कोप मैंने कहा ना कि ये तो तुमको देख के ही डिसाइड कर लेना है, फाइन। तो थोड़े से बेहतर क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरह का स्कोप ज्यादा है ओवर पीरियोडिक। क्विकली हटाऊं, 10 सेकेंड्स। हम्म, कौन सा क्वेश्चन था लास्ट? तुम लोग को इतने बार समझाने के बाद भी बात समझ में नहीं आती है। बोला है कि नॉनसेंस टॉक चैट पर मत लिखा करो, है ना? मीनिंगलेस बातें मत लिखा करो, इररेलेवेंट। इफ ए इज रैशनल, बहुत जल्दी करके दो मुझे ये बात, है ना? अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ गए ना? अगर फंक्शन पीरियोडिक है देन ए विल बी रैशनल, प्रूफ। अच्छा, ये फिफ्थ क्वेश्चन है क्या? एक सेकंड वेट, हाँ फिफ्थ है, गुड। करो। क्वेश्चन कॉपीड है ना? यस।
पिछला हो गया। हम्म। तो मेरे ख्याल से तुमको इतना तो समझ में आ गया कि एलसीएम है ना, कई लोग लिख रहे हैं एलसीएम, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो दिस हैज पीरियड 2 पाई, दिस हैज पीरियड 2 पाई/मॉड ए। वो याद आया, है ना, याद आया। तो इफ फंक्शन इज पीरियोडिक, तो तुम लोग अच्छी तरह समझते हो कि अगर ये फंक्शन पीरियोडिक है तो टी जो है कुछ 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। सेम टी 2 पाई/मॉड ए का भी इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ठीक। अरे वही अपने मेथड से कर रहा हूं, बाकी तुम लोग फॉर्मूले से कह रहे हो कि सर इन दोनों का एलसीएम एग्जिस्ट सिर्फ तब करेगा जब दोनों का कॉज सेम है, और कॉज सेम होने के लिए क्योंकि मुझे पाई दोनों में दिख रहा है तो इसलिए ए का रैशनल होना जरूरी है। तो बात मैं तुम लोगों की समझ चुका हूं। उसी बात को मैंने जो तुम जानते हो कि सर वो एलसीएम मेथड आप ऐसे ही तो करते हो कि फंक्शन पीरियोडिक है तो इसका कुछ इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा, इसका कुछ इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा। समझ पा रहे हो ना एलसीएम मेथड। तो यहां से तुमको दिखाई दिया कि सर ये तो n1/n2 कितना आ गया, 1/mod ए। तो क्या बात प्रूव हो गई कि यार ए तो रैशनल निकल आया, n1 n2 इंटीजर्स है ना। नेचुरल नंबर्स। तो आई थिंक मेरा पॉइंट प्रूव हो गया कि ए इज रैशनल। वेरी इजी राइट, रैशनल। क्यू, यूजुअली क्यू से हम लोग रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। क्विकली, तो कंसेप्ट एलसीएम का ही यूज किया है मैंने, है ना। डन आई थिंक, राइट। नेक्स्ट, फाइंड इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एन। आंसर करने में जल्दबाजी मत करो, एलसीएम का आंसर मत दो। एलसीएम का आंसर तो वो ए पर डिपेंड करेगा कि ए कितना था, है ना। कहीं किसी ने ए को हाफ लिखवा दिया तो ए अगर हाफ है तो 2 पाई/हाफ क्या 4 पाई नहीं हो गया। तो 2 पाई और 4 पाई का एलसीएम कितना जाएगा, 4 पाई जाएगा ना यार। तो इसलिए आंसर मत दो कि पीरियड कितना है, हमसे जो पूछा गया था मैंने बस उतना बता दिया कि ए हैज टू बी रैशनल। नहीं, साफ साफ बोलो ना, वो ए पर डिपेंड करेगा। ठीक है, वो पीरियड निकाल के दे तो दिया था, 2 पाई/n1 आंसर है उसका, वेयर n1 इज द लीस्ट नेचुरल नंबर सेटिस्फाइंग इक्वेशन। तो तुम 5 का अगर पीरियड जानना चाहते हो तो आंसर बता दिया मैंने, 2 पाई/n1, n1 इज द लीस्ट वैल्यू। ठीक है ना, सेटिस्फाइंग इक्वेशन। और वो n1 n2 क्या है, वो तो जब आप ए बताओगे तब हम आंसर बता देंगे आपको। हाँ, हर्षित, हर्षित इसके नेगेटिव आंसर्स भी होंगे। तो आई थिंक प्रॉब्लम को प्रोसीड कैसे करें, जो उसने कहा है उस बात को ट्रू मान लें कि फंक्शन हैज पीरियड 4 पाई, मतलब एफ ऑफ, यार स्पेस की कमी हो जाती है ना, एफ ऑफ एक्स प्लस 4 पाई इज एफ एक्स फॉर ऑल एक्स इन डोमेन। ये यही होता है ना। हाँ, तो थोड़ा कैलकुलेशन देखते जाओ।
स्टेप क्लियर? अब तक ठीक? फॉर ऑल एक्स इन डोमेन दिस इक्वेशन मस्ट होल्ड ट्रू। अब तुमको इतना ट्रिग्नोमेट्री तो आता है कि n इंटीजर है ना, n इंटीजर है, ये तो मुझे नोन है। तो क्या बात समझ आई कि nx प्लस 4πn, क्या इस क्वांटिटी को मैं साइन nx लिख दूं कि दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू साइन nx? सही। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन गई कि दिस इक्वेशन होल्ड ट्रू। इसे होल्ड करना पड़ेगा। दिस शुड बी ट्रू फॉर ऑल एक्स इन डोमेन। ठीक, यहां तक क्लियर? इसे ट्रू होना पड़ेगा। और अब तो तुम डायरेक्ट बता दोगे कि यार साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा प्लस सम कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट क्या होगा जिससे कि तुम्हारा इक्वेशन ट्रू हो जाए? कुछ गलत किया मैंने? नहीं ना। ये कांस्टेंट क्या होगा जिससे कि इक्वेशन, नहीं कोई एक एग्जांपल मत दो। तुमको लगता नहीं 2 पाई 4 पाई 6 पाई, तो तुमको इवन इंटीग्रल 2 पाई के बोलना चाहिए ना कि सर इट हैज टू बी सम 2 पाई के। क्यों? वाई ओनली वन आंसर? साइन ऑफ थीटा प्लस 6 पाई इज इक्वल टू साइन थीटा फॉर एवरी थीटा। सही बात है कि नहीं? ठीक है, हाँ हाँ, अभी अभी आ रहा हूं मैं बात पर। तो मेरे ख्याल से यहां से समझ में आया कि n इज इक्वल टू 2 अपॉन के, ये रिलेशन बना। लेकिन तुम इस बात में अच्छी तरह समझते हो ना कि n एंड k बोथ आर इंटीजर्स। n भी इंटीजर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और k तो इंटीजर होना पड़ेगा क्योंकि ये बात हम जानते हैं। ठीक है ना? तो अब यहां से तुम ऑब्जर्व कर लोगे कि अगर इस रिलेशन को तुम ट्रू चाहते हो तो n क्योंकि इंटीजर है, तो क्या यहां से आंसर मिला कि n कैन बी, कैसे भी पढ़ लो यार, k बराबर 2 अपॉन n पढ़ लो, एक ही बात है। तो n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? इट कैन बी 1, इट कैन बी 2, वाई नॉट -1, वाई नॉट -2। ठीक है। अब एक्चुअली कुछ लोग मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, यहां पर इसने पीरियड बोला है, इसने फंडामेंटल पीरियड नहीं बोला है, ध्यान रखना। ठीक है, तो तुमको तो पता है ना फंक्शन के पीरियड इनफाइनाइट हो सकते हैं। ठीक, तो कोई अगर सोच रहा है कि सर मैंने इसको n को 1 रखा तो ये तो sin x अपॉन sin x आ गया। ठीक है, तो आप इसका पीरियड 4 पाई कैसे कह सकते हो? समझ रहे हो बात को? समझो कि सर इसका पीरियड तो मुझे पाई दिख रहा है लेकिन आप 4 पाई कैसे लिख रहे हो? तो मैं कह रहा हूं कि मैं आंसर सही लिख रहा हूं। रीजन, मैंने फंडामेंटल पीरियड थोड़ी लिखा था, मैंने तो पीरियड लिखा था। और तुमको तो पता है कि अगर, यार मैं एक एग्जांपल बोल रहा हूं, कुछ जो लोग n को 1 चेक कर रहे हैं, ठीक है, तो तुम्हारा फंक्शन fx1 आ गया फॉर एवरी x एक्सेप्ट n पाई। n पाई पर ये डिफाइन नहीं होगा, समझ गए? तो ये फंक्शन कुछ इक्वल टू 1 बन गया, लेकिन ये पाई 2 पाई 0 पाई 2 पाई पर डिफाइन नहीं होगा। इसको नेक्स्ट पेज पे दिखाते हैं, चलो। साइन एक्स अपॉन साइन एक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फंक्शन। तो मेरे ख्याल से क्लियरली दिख रहा है कि योर फंक्शन इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट इंटीग्रल पाई।
इतनी अकल सबको होनी चाहिए। जल्दी सोचो, सही कहा मैंने कि योर फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिस विल गेट डोमेन, उसका डोमेन ये होगा ऑल रियल एक्सेप्ट पाई। ठीक, तो नहीं कांस्टेंट फंक्शन है, लेकिन प्रॉब्लम में थोड़ा अंतर दिखाई दे रहा मुझे, है ना, और उस अंतर की वजह से ये प्रॉब्लम पीरियोडिक है, ये फंक्शन पीरियोडिक है ना। अब आईआईटी के लिए थोड़ा अंडरस्टैंडिंग की बड़ी इंपॉर्टेंस है, वो तुम लोग को अब समझ में आने लग जाएगा कि बहुत छोटी बुद्धि लेकर के मतलब सोचें कि हंसी मजाक भी होता रहे और आईआईटी भी हो जाए, है ना, तो कोई एक बात ही हो पाएगी, या तो आईआईटी हो पाएगा या हंसी मजाक हो पाएगा। ठीक है, तो अपने साथ चीटिंग नहीं करते, ठीक है, क्योंकि बाद में जब फ्रेंड्स को देखेंगे अपन, हमारे आसपास के लोगों को देखेंगे कि यार ये देख आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी, है ना, और फिर उसके बाद में अच्छे अच्छे कंपनीज में, तब सोचेंगे कि यार मेरे पास भी अपॉर्चुनिटी थी लेकिन मैंने उस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल नहीं किया। राइट, तो ध्यान दे लेते हैं। तो मेरे ख्याल से फंक्शन विल बी लाइक दिस, एग्री, दिस इज योर एफ एक्स फंक्शन। अब मानते हो, अब मैं इसका फंडामेंटल पीरियड डिफाइन कर पा रहा हूं, मैं फंडामेंटल पीरियड की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो फंडामेंटल पीरियड ऑब्जर्वेशन, माय फंडामेंटल पीरियड इज पाई। ठीक, अगर कोई कहता कि मैं पाई से थोड़ा छोटा ट्राई करूंगा, ठीक है, मान लो कोई कहता है पाई बाई 2, राइट, पाई तो सबको दिख रहा है ना कि सर पाई आंसर इज परफेक्ट, लेकिन अगर तुमने पाई बाई 2 ट्राई किया कि चलो पाई बाई 2 ट्राई करते हैं, तो मैं तुमको फेलियर दिखा दूंगा। मैं तुमको इजीली कह दूंगा कि देखो एफ ऑफ पाई बाई 2, अगर तुमने पाई बाई 2 को फंडामेंटल पीरियड बोला तो तुमको लगता है एफ पाई बाई 2 और एफ पाई बराबर आने चाहिए, लेकिन क्या ऐसा है? एफ पाई बाई 2 डिफाइंड है लेकिन एफ पाई तो डिफाइंड ही नहीं है। तो मेरे ख्याल से तुमको बात आराम से समझ में आ गई कि जो फंडामेंटल पीरियड है ना वो यही होगा, पाई। ठीक है, क्योंकि इस पर बिल्कुल ट्रू है, इस पर एकदम ट्रू है बात। तुम डोमेन का कोई भी नंबर लो कि ये है मेरा डोमेन का नंबर x, तो तुमको क्लियर दिखेगा कि इफ यू गो प्लस पाई तो तुम्हारा y वैल्यू मैच करेगा, है ना। सबको पता है वो पीरियोडिक फंक्शन में जो x पुट किया जाता है वो डोमेन से पुट किया जाता है ना। कोई आउट ऑफ डोमेन तो पुट करेगा नहीं कि सर मैं तो 0 पुट कर रहा हूं, f ऑफ 0, तो भाई 0 तो डोमेन में ही नहीं है, पुट तो आप डोमेन से करोगे ना, और जिस भी डोमेन के पॉइंट को पुट करोगे प्लस पाई डिफाइनिंग है। तो मेरे ख्याल से गॉट द पॉइंट कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही था, वहां पर उसने फंडामेंटल पीरियड नहीं बोला था, उसने 4 पाई बोला था, पीरियड 4 पाई बोला था। तो इस रीजन से जो n इक्वल टू 1 है वो करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो इसलिए ये सारे आंसर्स करेक्ट हैं, +-1 and +-2 are all correct। क्विकली, अरे मैंने एक फॉर्मूला बता रखा है तुम लोगों को, नहीं समझ में आने वाला फॉर्मूला बता रखा है कि दिस इज ऑब्वियस, 100% क्लास का समझ में आ जाए तो इसका मतलब है कि मैं खराब पढ़ा रहा हूं, ये तो मैं एकदम ट्रुथ बोल रहा हूं। ठीक है, अगर क्लास का तुमको क्लास के अंदर ही सब कुछ 100% आ गया ना तो मतलब कुछ गड़बड़ है। ठीक, तो कुछ ना कुछ तो बाउंस होना चाहिए, लेकिन वो बाउंसर सही हो जाएगा कि एकदम कंट्रोल में आ जाएगा जैसे ही अपन नोट्स को रिवाइज करेंगे, और जैसे ही नोट्स को रिवाइज करेंगे तो सब समझ में आने लग जाएगा। क्योंकि वो बाउंस होने का कारण ये था कि सर वो थोड़ी सी देर के लिए आप कुछ बोल रहे थे, वो बात हम ध्यान से नहीं सुन पाए, है ना। हर बात को क्लास में एकदम मतलब पूरी तरह से सुन पाना, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्टेटमेंट मिस हो जाता है। तो ये कोई चिंता वाली बात नहीं है ना। तो इसलिए कोई अगर लिखता है यहाँ पर कि सर मुझे समझ नहीं आया, तो मैं सोचता हूँ कि यार ये कौन सी मतलब नई बात लिख रहा है, ये तो ऑब्वियस सी बात है ना।
कहीं कहीं ध्यान लूज हुआ होगा और नहीं समझ आया, ठीक है। काफी सवाल करा दिया ओवर पीरियोडिक फंक्शन, है ना। तो मेनली जितने पैटर्न दिख रहे हैं मैं तुमको बता देता हूं कि लास्ट क्वेश्चन कौन सा था, 6। थोड़े अच्छे क्वेश्चंस है, बाकी ज्यादा पीरियोडिक फंक्शन पर मैंने जेई में अब तक क्वेश्चंस आते हुए नहीं देखे हैं। हम लोग सेटिस्फैक्शन के लिए कर लेते हैं, ठीक, कि क्या पता कभी एक सवाल आ जाए। कॉपी करो, मैं एक क्वेश्चन करके हिंट लेते हैं, मैं सॉल्व करूंगा इसे, ठीक है। तो क्विकली जस्ट कॉपी करो। ठीक है, तो यू आर गिवन अ फंक्शनल इक्वेशन, राइट। एक फंक्शनल इक्वेशन दी हुई है, तुमको फंक्शन पीरियोडिक प्रूव करना है, राइट। तो सिंपल सा आइडिया है कि कुछ मैनिपुलेशन बिठा करके आप एफ ऑफ एक्स प्लस टी बराबर एफ एक्स लाके दिखा दो, ठीक है। फंक्शन को पीरियोडिक, अरे पीटी का मतलब है प्रूव दैट, प्रूव दैट, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूं, मैंने बता दिया मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स। अब तुमको लग रहा होगा कि सर इसमें 3 एफ लिखे हैं, 2 एफ होने चाहिए, अरे एफ बराबर एफ है ना। तो कुछ करें, कुछ पुट करना शुरू करें रैंडम, कि मैनिपुलेट करो एंड गेट समथिंग लाइक एफ बराबर एफ। तो फॉर दैट पर्पस ये आइडेंटिटी है ना, हर एक्स पर ट्रू है, तो आई कैन डू एनीथिंग। आई एम रिप्लेसिंग एक्स बाई एक्स प्लस 1, फाइन। तो सी व्हाट हैपन, ठीक। नाउ विद द हेल्प ऑफ 2 इक्वेशंस तुमको मैनिपुलेशन दिख रही होगी कि सर ये दोनों को जोड़ दीजिए। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो यू कैन सी एफ ऑफ एक्स प्लस 1 कैंसिल, एफ ऑफ एक्स कैंसिल, तो क्या मिला मुझे, चलेगा माइनस ऑफ, अरे वो प्लस आ रहा है यार, एफ प्लस एफ 0। तो कम से कम थोड़ी खुशी मिली कि चलो एक एफ गया, है ना, 2 एफ, 2 एफ रिमेन्स। लेकिन अब थोड़ी सी तकलीफ हो रही है कि सर ये माइनस है, प्लस चाहिए था मुझे, एफ बराबर एफ, है ना। तो चलो पहले एफ तो क्रिएट कर दूं, मतलब एफ ऑफ एक्स तो क्रिएट कर दूं, तो वो तो बहुत आसान काम है। एक्स को एक्स प्लस 1 रिप्लेस कर रहा हूं, तो दिस बिकम, समझ रहे हो ना कि कर सकते, इक्वेशन इज ट्रू फॉर एवरी एक्स, तो आई कैन डू एनीथिंग। एक्स को एक्स प्लस 1 करने से इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि यस, है ना। ऑल राइट, नाउ अब तुम फॉलो कर रहे हो कि मुझे तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स चाहिए। तो नाउ अगेन माइनस रिमूव कर रहा हूं मैं, तो टू दिस इक्वेशन आई रिप्लेस x by x plus 3. Now what? I get x plus 6 minus of x plus 3, and from here f of x plus 3 is minus fx. तो दिख गया आंसर, ये तो इक्वल टू एफ एक्स। तो ये थोड़े से मैनिपुलेशन प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है ना,
कि कुछ मैनिपुलेशन करते करते वी कम टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स। मेरे ख्याल से पॉइंट सबको समझ में आ गया। तो आई थिंक सबको बात समझ आ गई कि दिस इज पीरियोडिक विथ पीरियड 6। सही है ना? आसान है। ये ऑड फंक्शन कौन लिख रहा है? एफ ऑफ एक्स प्लस 3 इक्वल टू माइनस एफ एक्स को देख करके ऑड फंक्शन कौन बोल रहा है भाई? इतने इतने अच्छे कंसेप्ट कैसे हो सकते हैं किसी के? मेरी आंखों से आंसू आने वाले हैं बस इतने अच्छे कंसेप्ट सुन करके। कि सर वो एफ के आगे माइनस साइन लगा हुआ देखते ही हमको ऑड फंक्शन चला जाता दिमाग में है। ठीक है, तो इतनी सेंसिटिव बात मत लिखो यार कोई, है ना? फुल मैनिपुलेशन, फुल। और ऐसी मैनिपुलेशन तुम भी करोगे, डोंट वरी, कि सर हम भी कुछ करते करते हम भी लेकर के आ गए आंसर कि देखो एफ ऑफ एक्स प्लस टी एफ एक्स आ गया। ठीक, चलो क्विकली। तो इसी का चाहो तो मैं एक बेटर वर्जन, है ना, एक बेटर सवाल इसका तुमको करने के लिए दूंगा। इसको मैं अभी तुरंत नहीं बताऊंगा, है ना, क्योंकि अगर मैंने तुमको तुरंत बता दिया ना तो क्या होगा ना कि तुम समझ रहोगे सर चम्मच से खाना खिलाते हो यार आप तो, है? फिर हम आईआईटी कैसे जाएंगे? ये तुम घर से करके आना और फिर मुझे नेक्स्ट क्लास में आंसर बताना कि फंक्शन का पीरियड क्या आया था। ठीक है ना? ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। तो जस्ट कॉपी कर लो। अभी हम आगे बढ़ेंगे ना, क्योंकि आज मैं खत्म करूंगा इस चैप्टर को, है ना? बहुत बहुत हो गया यार, काफी दिन पढ़ लिया। क्विकली जस्ट कॉपी कर लो। ओके, कॉपी राइटिंग है ना? ठीक है, 8 नंबर है ना, क्वेश्चन नंबर 8। दिस इज फॉर होमवर्क। तो नेक्स्ट क्लास में जैसे ही मैं क्लास में एंटर करूंगा ना तो एकदम बिगिनिंग में मुझे इसका आंसर बता देना कि इसका फंडामेंटल पीरियड कितना आया था। ठीक, ओके। कुछ छोटी छोटी मतलब जनरल नॉलेज वाले कंसेप्ट्स हैं, इन पर आईआईटी क्वेश्चन नहीं पूछता है लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। लेट्स नो द मीनिंग ऑफ, क्विकली डिक्टेट करूंगा मैं, है ना? चलो कॉपी पेन लेकर रेडी हो जाओ, है ना? और जो लोग गार्डन में मोबाइल लेकर के घूम रहे हैं उन बेचारों के लिए तकलीफ हो गई है ना। कि हम लोग लेक्चर नोट डाउन थोड़ी करते थे, है ना? हम तो ऑनलाइन का मतलब समझते थे कि देखना होता है, वीडियोस देखना होता है ना। उनको यही नहीं पता था कि कब वो वाकई में एजुकेशन में कन्वर्ट हो गया वो मॉडल, है ना? चलो डेफिनेशन लिखो। फंक्शन विच इज ऑब्टेन्ड, फंक्शन which is obtained by applying, function which is obtained by applying algebraic operations, which is obtained by applying algebraic operations over polynomials, function which is obtained by applying algebraic operations over polynomials is called algebraic function.
इज कॉल्ड अलजेब्राइक फंक्शन. ठीक है, फंक्शन विच इज ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग अलजेब्राइक ऑपरेशंस. ये अलजेब्राइक ऑपरेशंस क्या होते हैं, है ना? तो ये हर कोई जानता है कि सर अलजेब्राइक ऑपरेशंस आर प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, रेजिंग पावर, कुछ पावर रेज कर दिया, ये सब अलजेब्राइक ऑपरेशंस है. ठीक है, तो अगर पॉलिनोमियल्स के ऊपर अलजेब्राइक ऑपरेशंस लगाने से फंक्शन क्रिएट होता है तो उसे अलजेब्राइक फंक्शन कहते हैं. जस्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं, है ना? तो देख लो, तुमको फंक्शन को पहचानना आना चाहिए कि वो अलजेब्राइक है या नहीं है, है ना? तो बताना, आंसर करना कि ये अलजेब्राइक है कि नहीं. Tell whether this is a algebraic function or not. नहीं, ऐसे ये जो मैंने बातें बोली है ना, ये ट्रू फैक्ट से बोली है. ठीक है ना? एक बार क्या हुआ, मैं जूम की क्लास ले रहा था और मैंने एक बच्चे को कह दिया कि वीडियो ऑन करो जरा, है ना? एक बच्चे को बोल दिया वीडियो ऑन करो, तो जब उसने वीडियो ऑन किया ना, तो लिटरली वो टहल रहा था. ठीक है ना? तो सोचो मेरे जैसे लोगों की क्लास में भी इस तरह के लोग आ जाते हैं, है ना? नहीं भाई, इट इज अलजेब्राइक फंक्शन. देखो, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, चिंता मत करो, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, लेकिन ये तो पॉलिनोमियल है. और पॉलिनोमियल के ऊपर पावर रेस किया का मतलब तुमने अलजेब्राइक ऑपरेशन ही तो लगाया. तो तुमको लग नहीं रहा कि सर एडिशन, डिवीजन, अलजेब्राइक ऑपरेशंस ओवर पॉलिनोमियल से ही तो ये फंक्शन क्रिएट हुआ है ना? तो इट इज अलजेब्राइक. दिस इज ए अलजेब्राइक फंक्शन. आगे ना बात समझ में? इजी है ना, कि बहुत सिंपल डेफिनेशन है. चलो एक और छोटा सा एग्जांपल बताओ. व्हाट अबाउट दिस फंक्शन, क्विकली. फट से सबका आंसर आ गया, अलजेब्राइक. वेरी इजी है ना? ठीक है, तो मेरे ख्याल से बात सभी को समझ में आ गई कि अलजेब्राइक फंक्शन क्या होता है. वेरी इजी है ना? अलजेब्राइक ऑपरेशंस, ये स्क्वायर रूट अलजेब्राइक ऑपरेशन ही तो है. ठीक है, ओके. नाउ इसी पेज में लिख देता हूं, है ना? ये सब तुमको लग रहा होगा कि सर ये तो जीके टाइप का कंसेप्ट हुआ, ये सब जनरल नॉलेज में काम आएगा, है ना? इस पर कहां कोई तुमसे सवाल पूछेगा, है ना? ट्रांसीडेंटल फंक्शन तो पता होना चाहिए कि किसे कहते हैं, है ना? ट्रांसीडेंटल फंक्शन बहुत सिंपल डेफिनेशन है, बहुत ही सिंपल, नॉट अलजेब्राइक. फंक्शन विच इज नॉट अलजेब्राइक is called transcendental function. ठीक है ना? क्लियर? फिर आंसर करना. ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं यार.
व्हाट अबाउट दिस फंक्शन? हर हर बात की इंपॉर्टेंस है एक्चुअली, ठीक है ना? क्या क्या आंसर है इसका? अलजेब्राइक? अरे ट्रांसीडेंटल पढ़ाने के बाद क्वेश्चन पूछने का मतलब ये थोड़ी कि इसका आंसर ट्रांसीडेंटल होगा, ठीक है? आंसर इज स्टिल अलजेब्राइक. What about this function? Quickly. हाँ, नाउ आंसर इज ट्रांसीडेंटल. नाउ ट्रांसीडेंटल. अरे ये साइन एक्स, ये थोड़ी अलजेब्राइक ऑपरेशन से बना है, ओवर पॉलिनोमियल्स. समझ रहे हो बात को? हाँ, सो दिस is not created by algebraic operation over polynomial, right? तो आंसर इज ट्रांसीडेंटल. बस ठीक है, बहुत सारे जीके के क्वेश्चन कर लिए हमने, है ना? जो बात एग्जाम में ना आए दैट इज फॉर जीके, राइट? कि सर ये नॉलेज के लिए, नॉलेज गेन हो रहा है, भले पूछा जाए या ना पूछा जाए, नॉलेज पूरी होनी चाहिए. सही है? ओके. एक छोटा सा नोट फॉलो करते हैं, है ना? फॉर पॉलिनोमियल्स. देन एफ एक्स इज इक्वल टू, तो अभी मैंने लिखा नहीं है, लेकिन चिंता मत करो, इसे हम लोग आगे के लिए रटेंगे, है ना? तो एक बार मैं डिराइव कर देता हूं, फिर उस रिजल्ट को हम लोग यहां पर आगे के लिए याद रख लेंगे. फाइन. नहीं, थोड़े से फंक्शनल इक्वेशंस, मतलब क्योंकि फंक्शंस पढ़ रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस जो कभी हमको प्रॉब्लम्स में काम आ सकते हैं, है ना? तो वो मैं बता दे रहा हूं. एक एक अपनी अच्छी आदत बताता हूं तुमको, है ना? तो नेक्स्ट पेज में इसका प्रूफ लेंगे. एक एक मेरी हैबिट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग हैबिट, है ना? वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग हैबिट पता क्या है? अगर किसी इक्वेशन में अल्फा इज देयर, बीटा इज देयर एंड अल्फा बीटा इज देयर, ध्यान से देखना, क्योंकि आगे ये हैबिट क्या पता मुझे और भी कई प्लेसेस में मदद करे. कि एक इक्वेशन है जो कि अल्फा कंटेन कर रहा है, जो कि बीटा कंटेन कर रहा है, जो कि अल्फा बीटा कंटेन कर रहा है. तो ऐसे सिचुएशन पता मेरा मन क्या करता है कि यार चलो इसको एक बार फैक्टर बना के देखते हैं, है ना? अगर क्वेश्चन हो गया उस आइडिया से तो ठीक, नहीं हुआ तो फिर कुछ और करेंगे, ठीक है? तो यूजुअली आई प्रेफर टू मेक फैक्टर, है ना? तो एक ऐसे छोटा सा एग्जांपल तुमको दे रहा हूं, देखिए कि तुम फैक्टर बना पाते हो कि नहीं. कुछ भी, ये एक्सप्रेशन है, तो कोशिश करो कि आपने स्टेटमेंट दिया था कि यार ऐसे सिचुएशन में फैक्टर क्रिएट करने से, है ना, क्रिएट करो तो उससे क्वेश्चन में मदद होती है. तो अभी मैं इस क्वेश्चन के बारे में कुछ मैंने लिखा नहीं है, मैं तो जस्ट तुम्हें चेक करना चाहता हूं कि तुम फैक्टर बना रहे हो कि नहीं, फैक्टर कैसे बनाते हो.
मैं ये देखना चाहता हूं बस, और कुछ नहीं, और कोई पर्पज नहीं मेरा, है ना। तो तुमको फील आ रहा होगा कि चलो अच्छा इन दो को उठाते हैं, राइट। तो यू कैन सी 2 माइनस अल्फा, बेसिकली फैक्टर बनाना सिखा रहा हूं तुमको, इनटू बीटा, कि सर ये दो तो निपट गए। नाउ अल्फा इज देयर, तो तुम बोलोगे सर बीटा -1 ले लीजिए, आपका प्लस अल्फा भी निपट गया, है ना। अब बचा है -2, तो कहना -2 नहीं है तो कर दो, बैलेंस कर दो, ठीक है। जस्ट आइडिया बताया मैंने कि कैसे मैंने चेंज किया इनटू फैक्टर, ठीक। वो तो मैंने तुमको क्वेश्चन दिया ही नहीं था ना कि करना क्या है, मैं तो जस्ट एक एक्सप्रेशन दे करके चेक किया कि हम लोग फैक्टर कन्वर्ट कर पाते हैं या नहीं, राइट। तो मेरा ये मतलब था फैक्टर से, ओके। तो कमिंग बैक टू माय प्रॉब्लम, तुमको दिखाई दिया कि सर यहां पर बिल्कुल क्लियर फैक्टर की फीलिंग आ रही है, अल्फा बीटा, अल्फा एंड बीटा। तो इफ आई कलेक्ट ऑल टू वन साइड, अब मुझे हिंट आया कि यार इसको फैक्टर बना के देखते हैं, ठीक है। तो इफ आई मेक फैक्टर, कैलकुलेशन समझना पड़ेगा। फर्स्ट टू टर्म्स को केयर कर लिया मैंने, -f ऑफ दिस, तो आई थिंक +1, प्योर मैनिपुलेशन है बस, और कुछ नहीं किया, मैं कुछ मैनिपुलेट कर रहा हूं, है ना, एक्सप्रेशन पे कुछ रीअरेंजमेंट कर रहा हूं कि योर इक्वेशन बिकम दिस, ठीक। अब बहुत कॉन्सेंट्रेट करना, क्योंकि बात को मैं बार बार नहीं बोलता हूं, तुमको पता है। मानते हो fx एक पॉलिनोमियल है, सही बात। तो अगर fx पॉलिनोमियल है तो क्या तुम बिलीव करते हो कि सर fx -1 भी पॉलिनोमियल होगा? सोचो, ठीक। तो एक काम करता हूं मैं, इस क्वांटिटी को चलो थोड़ी देर के लिए gx मान लेता हूं, लेट इट बी gx। तो यू कैन सी दैट g ऑफ x, और तुम पहले ही समझ चुके हो कि सर gx एक पॉलिनोमियल है, सही। सोचो इस बात को, सोचो, ठीक है ना। gx पॉलिनोमियल सबको समझ में आया, ठीक। अब मुझे बताओ, अगर ये gx है, इफ दिस इज gx देन व्हाट इज दिस? तो बिल्कुल क्लियर दिखेगा कि सर ये g1/x है, बुद्धि लगाओ। इस एक्सप्रेशन में x को 1/x रखने से ये बन गया, तो अगर आपने इसे gx बोला है तो ये g1/x, बिल्कुल सही बात। अब बिल्कुल ऑब्जर्वेशन में कोई एजम्पशन, कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहा, प्योर ऑब्जर्वेशन। अरे मैथ्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिसका ऑब्जर्वेशन अच्छा उसका मैथ्स अच्छा, ठीक। तो सोचो, एक पॉलिनोमियल मुझको सोचना है, ठीक, जिसमें कि अगर x की जगह 1/x डाल दिया जाए, है ना, कि सर एक ऐसा पॉलिनोमियल बताओ जिसमें अगर x को हम रिप्लेस कर दे बाय 1/x, तो वो जो क्वांटिटी है ना, वो फंक्शन का 1/, आ जाए, तभी तो ये प्रोडक्ट 1 बनेगा, है ना। कि आई हैव टू थिंक अबाउट gx, कि व्हाट gx आई शुड टेक, जिससे कि x को 1/x रखने से मुझे 1/gx मिल जाए। तो तुम प्योर ऑब्जर्वेशन से बोलोगे कि यार अगर आपने gx को कुछ ऐसा अटेम्प्ट किया, मान लो कि ये g है, तो तुम कहोगे कि g 1/x 1/gx नहीं आएगा, सही है ना, कि सर ये तो 1/g नहीं आ रहा है। देखो, x की जगह 1/x रखने से मेरा पर्पस सॉल्व नहीं हुआ, है ना।
तो जो मैं इंटरेस्टेड हूं वो नहीं हुआ। लेकिन अगर gx कुछ भी x की पावर वॉट एवर पावर यू टेक, जो तुम्हारी मर्जी हो वो पावर लगा लो, होता तो तुमको लगता नहीं कि सर अब मेरा पर्पस सॉल्व हो रहा है कि नाउ इफ आई टेक g1/x, अगर मैं g1/x लूं तो बहुत क्लियर दिख रहा है कि यार ये तो 1/x की पावर n बन गया। कुछ कुछ दिमाग में गया? ठीक है, तो प्योरली बाय ऑब्जर्वेशन मैंने देख लिया कि जो तुम्हारा gx पॉलिनोमियल है ना, उसमें एक से ज्यादा टर्म नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे ही मैंने एक से ज्यादा टर्म लिए मेरा पर्पस सॉल्व नहीं हुआ। g1/x डजंट बिकम 1/g, तो मैं प्योर ऑब्जर्वेशन से बोल रहा हूं। ठीक, अब मुझे एक बात समझाओ, तुमको ऐसा लगता नहीं कि सर यहां x की पावर n वर्क कर रहा है? अगर आप इवन -x की पावर n लेते ना, तब भी आपका काम तब भी होता। सोचो, इफ आई टेक -g of x, माइनस ऑफ x की पावर n, देन ऑल्सो दिस विल बी ऑफ g of 1/x। तो क्या तुमको लगता नहीं कि सर ये दोनों, तो g of x पर पॉसिबिलिटी आइदर प्लस और माइनस, आइदर प्लस और माइनस, गॉट इट? तो मेरे ख्याल से मैं प्योर ऑब्जर्वेशन से आंसर निपटा गया कि तुम्हारा fx क्या आंसर है, 1 प्लस और माइनस x की पावर n। अब आप चाहो तो इसको ध्यान रख सकते हो, हाँ माइनस भी चलेगा, है ना? तो तुम समझ रहे हो कि देयर इज नो नीड टू ऑब्टेन fx, कि मैं fx को मान के करूं, उस तरीके से हो जाएगा, लेकिन क्यों करूं? जो बात एक लाइन में मुझसे डायरेक्ट हो रही है उसके लिए क्यों मैं fx को एक पॉलिनोमियल एज्यूम करूं कि an xn an-1 xn-1 एंड सो ऑन, और फिर इस इक्वेशन में पुट करूं, और फिर दोनों साइड से कोफिशिएंट कंपेयर कर करके कि सर दोनों साइड से पावर कंपेयर कीजिए कि x की पावर n का कोफिशिएंट, x की, समझ रहे मेरी बात को, x का कोफिशिएंट, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो उससे तुमको अल्टीमेटली यू विल कम टू नो कि सर ये आंसर आता है। ठीक है ना? तो जो बात हम लोग फंक्शन को एज्यूम करके प्रूव करेंगे, डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन से निपट गया। आसान है? तो ध्यान रख सकते हो कि आई नो वन फंक्शनल इक्वेशन fx f1/x बराबर fx प्लस f1/x, वेयर fx इज अ polynomial, then that fx will be equal to this। बिल्कुल ठीक है, क्विकली सिंगल टर्म है ना, कॉपीड। ठीक है, आगे बढ़े भाई, थोड़ा सा डिस्कशन भी करना है। फाइन, तो इस तरह के आइडियाज आगे कभी यूज होंगे ना, तो अब तुम पहचानोगे कि यार इसमें फैक्टर करके ट्राई करते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हर सवाल फैक्टर करने से बन जाएगा, ऐसा मैंने नहीं कहा। मैंने कहा कि मोस्टली दिस आइडिया वर्क्स, है ना? अगेन जस्ट टर्म्स हैं, पता होने चाहिए, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट एक्सप्रेशंस या इक्वेशन एक ही बात है यार। इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट, हाँ केवल पॉलिनोमियल के लिए बताया था मैंने, सप्तांशु, है ना? तो एक्चुअली वो जो फंक्शनल इक्वेशन थी ना, वो पॉलिनोमियल होने पर उसका आंसर ये होता है
लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जो इक्वेशन थी, जो मैंने प्रीवियस फंक्शनल इक्वेशन लिखी थी, वो एक्चुअली नॉन पॉलिनोमियल्स पर भी ट्रू हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए आंसर डिसाइड करना, जैसे हमने पॉलिनोमियल के लिए आपको आंसर बता दिया ना कि अगर पॉलिनोमियल है एफ एक्स देन दिस विल बी द आंसर। लेकिन अगर मैं पॉलिनोमियल ना लिखूं और तुमको जस्ट सेम फंक्शनल इक्वेशन दे दूं कि एफ एक्स एफ वन बाई एक्स बराबर एफ एक्स प्लस एफ वन बाई एक्स, तो आप आंसर निकाल नहीं पाओगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इस खाली पॉलिनोमियल ही उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, अदर देन पॉलिनोमियल भी उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है, ओके। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ पॉलिनोमियल की बात की थी फॉर दैट इक्वेशन, ओके। ओके, लेट्स नो द मीनिंग ऑफ कि व्हाट डू वी मीन बाय एक्सप्लिसिट, व्हाट डू वी मीन बाय इम्प्लिसिट। तो जो इसका अंग्रेजी का मतलब है ना, वही इसका मतलब है। एक्सप्लिसिट तुम लोग जानते होगे कि सर एक्सप्लिसिट का मतलब होता है क्लियर, है ना, कि थोड़ा एक्सप्लिसिटली बताओ, है ना। तो अगर y क्लियरली फंक्शन ऑफ x है तो हम इसे कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। y आपका इन टर्म्स ऑफ x डायरेक्ट बताया गया है, ठीक है, दिस इज एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक है, और वही अगर y इनडायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ x बताया जाए, इनडायरेक्टली, तो उसे इंप्लिसिट इक्वेशन कहते हैं, है ना। मतलब मैं y इन टर्म्स ऑफ x निकाल तो सकता हूं, लेकिन जो इक्वेशन आपने दी है वहां पर y इन टर्म्स ऑफ x डायरेक्ट नहीं था। एक छोटा सा एग्जांपल देखो, सपोज दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन को देखो, सही है। तो क्या तुमको नजर आ रहा है कि यहां पर आपने मुझे y डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ x नहीं दिया, समझो भाई, ठीक है ना। तो दिस इक्वेशन इज व्हाट, दिस इज इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट, ठीक है। हाँ, इससे मैं एक्सप्लिसिट निकाल सकता हूं कि अगर इसको एक्सप्लिसिट निकालना है तो तुम कह दोगे कि यार इसके दो आंसर आ रहे हैं, या तो ये आंसर है और या फिर ये आंसर है, ठीक है ना। अब अगेन ऐसा नहीं है, अब तुम ये मत सोचना कि मैं आपको कैसी भी इंप्लिसिट इक्वेशन दे दूं आप उसके एक्सप्लिसिट फॉर्म निकाल लोगे, ऐसा नहीं है। मैनुअली हर बार हम उसके एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑब्टेन कर पाएंगे, नॉट नेसेसरी, क्योंकि हो सकता है आप कुछ बहुत ही टफ इक्वेशन दे दो जिससे कि मैं आपको y इन टर्म्स ऑफ x ना निकाल पाऊं, समझ रहे हो। तो एक तरह से ये सोच सकते हो कि किसी भी इंप्लिसिट इक्वेशन से एक्सप्लिसिट फंक्शन निकलेंगे, ठीक है, लेकिन मैनुअली हो सकता है मैं ना निकाल पाऊं, ठीक है, कि वो इक्वेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी एंड आई एम नॉट एबल टू ऑब्टेन एक्सप्लिसिट फंक्शन सेटिस्फाइंग दैट। ठीक, तो एक्सप्लिसिट फंक्शन है तो, लेकिन मुझसे नहीं निकल रहा है, बात ठीक। अरे सब फंक्शन ही पढ़ रहे हैं यार तुम लोग अभी तक, मतलब तुम टॉपिक में ही उलझे हो कि चैप्टर क्या था, तुम खाली चैट में लिखने में ही बिजी हो। दिव्यांशु, चलो, ऑब्टेन एक्सप्लिसिट फंक्शन टू दिस इक्वेशन, टू दिस इंप्लिसिट इक्वेशन, मानते हो ना ये इंप्लिसिट इक्वेशन है। ऑब्टेन एक्सप्लिसिट फंक्शन फॉर दिस, फटाफट करो। हाँ हाँ, ये फंक्शन नहीं है भाई, हो सकता है कि ऐसा कुछ आ जाए ड्रॉ करने से, तो y वर्सेस x, ठीक है ना, दिस इज नॉट अ फंक्शन।
हो गया। तो इसको तुम क्वाड्रेटिक इन वाई ले जाके सॉल्व कर सकते हो ना, और या फिर तुम्हारा तो परफेक्ट स्क्वायर मेथड बहुत अच्छा है ना कि सर चलिए परफेक्ट स्क्वायर बना के कर लेते हैं। प्योर मैनिपुलेशन। ये रहे इसके एक्सप्लिसिट, राइट। तो चिंता मत करो कि ये इक्वेशन इज अ फंक्शन, नहीं ये फंक्शन थोड़ी है, ठीक है। तो बेसिकली इसके एक्सप्लिसिट फॉर्म्स क्या क्या आ गए समझ रहे हो, 1 + √1 - √, ये रहे एक्सप्लिसिट फॉर्म्स। हाँ ये फंक्शन है, दिस इज अ फंक्शन, दिस ऑल्सो इज अ फंक्शन, ठीक है। तो जस्ट तुम क्रिएट करना सीखो। अभी अभी इतना मैं कर्व स्केचिंग का इतना यूज नहीं कर रहा हूं, जब जरूरत पड़ेगी तब करेंगे कि सर एरिया अंडर कर्व एंड, है ना, जब रिक्वायर्ड होगा तब करेंगे। अभी अभी मैं इसका ग्राफ बनाने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, ठीक है। बाकी कई लोग जानते हैं कि सर इसको ये पैराबोला होता है ना, ये कुछ पैराबोला बनेगा। कॉपीड। लास्ट क्वेश्चन कौन सा नंबर किया था हमने, भूल गया मैं तो, नंबर ही भूल गया, छोड़ो हटाओ। हटाओ 1। फाइंड आउट क्विकली। अरे परफेक्ट स्क्वायर बनाना बहुत इजी होता है, a² 2ab b², है ना, कम नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो। रेयर केस में कभी हमको 3 टर्म्स का भी परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ता है ना, कि सर a + b + c का होल स्क्वायर भी क्रिएट करना पड़ सकता है इन सम केसेस। तो पढ़ लो क्वेश्चन क्विकली। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा है ना कि ये एक इम्प्लिसिट इक्वेशन है, राइट। इम्प्लिसिट इक्वेशन ये कह रहा है कि इस इम्प्लिसिट इक्वेशन को एक्सप्लिसिट लिखेंगे तो जो फंक्शन आएगा उसकी डोमेन बताओ। तो तुम एक काम करो, तुम एक्सप्लिसिट फंक्शन कन्वर्ट मत करो, मत बनाओ तुम एक्सप्लिसिट फंक्शन। तुम मुझे बस इतना बताओ, क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला x वही डोमेन बनेगा? सोचो, वैल्यूज ऑफ x इज माई डोमेन, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि तुमको यहां से ही जवाब मिल जाएगा कि मैंने सिंपल रीअरेंजमेंट किया लाइक दिस, और क्या मैं यहां से डायरेक्ट आंसर करूं? मतलब बेसिकली मैंने y और x को सेपरेट कर लिया है, तो जो अब इसे एक्सप्लिसिट में लिखना चाहता है वो कर सकता है, लेकिन अभी मत करो क्योंकि मैंने अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाया नहीं है ना, तो इसीलिए मैं अभी तुमसे नोटेशन कन्वर्ट नहीं करा रहा हूं कि यहां से y = है ना, तो अभी मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं। तो मेरा क्वेश्चन तो यहीं से हो जाएगा कि दिस नंबर विल लाई बिटवीन -1 and 1। और अब तुम एक काम करो, तुम आराम से ये दोनों इनइक्वालिटी सॉल्व करो,
और मैं फाइनल आंसर सीधा तुमको लिखवा दूंगा कि फाइनल आंसर क्या आता है। ठीक है, चलो हटाओ, फास्ट कर ही लेते हैं, हटाओ। फर्स्ट इन इक्वालिटी, कलेक्टिंग ऑल टर्म्स वन साइड, सेकेंड इन इक्वालिटी, कहीं कोई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं किया मैंने, ठीक है ना। सॉल्व फॉर दिस, नहीं आर आंसर नहीं है इसका, कैसी बात कर रहे हो, ये फर्स्ट इनइक्वालिटी ये बनी ना, ये हमेशा पॉजिटिव है, तो आई थिंक इस इनइक्वालिटी का आंसर तो माइनस इंफिनिटी, क्या लिख रहा हूं, -1 से इंफिनिटी हुआ, ये आंसर हुआ। और ऊपर की इनइक्वालिटी तो तुम समझते हो कि वो साइन स्कीम पे जाना पड़ेगा, है ना, और इसके लिए तो तुम, इसके फैक्टर्स कितने आएंगे, 1 प्लस माइनस √5/2, -1 के कंपैरिजन में चेक करो, 1 माइनस √5/2, 1 प्लस √5/2, कैलकुलेशन ठीक है मेरी, गलत तो नहीं किया मैंने कैलकुलेशन को, ये मैंने रूट सही लिख दिया ना, 1 माइनस √5, -1 से बड़ा नंबर है, अभी भी तुमको साइन स्कीम याद होगी, प्लस माइनस, तो आई थिंक इस इनइक्वालिटी का आंसर क्या आ रहा है, लेस इक्वल टू -∞ से -1, तुम समझ ही रहे हो कि ये नॉट डिफाइंड है, यूनियन क्लोज्ड इंटरवल, सही है, तो आई थिंक फाइनली आई हैव टू सेटिस्फाई बोथ, तो इसका मतलब है इंटरसेक्शन ले लूं, तो इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू, दोनों का इंटरसेक्शन, तो माय फाइनल आंसर (1 - 2 1 प्लस), क्विकली मंडे को स्टार्ट करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, कॉपीड, अरे ऑलवेज पॉजिटिव, इसके रूट्स थोड़ी हैं क्वाड्रेटिक के, इसके तो नो रियल रूट्स हैं, ये तो इसी इनइक्वालिटी के लिखे हैं यार, अब कैलकुलेशन पे मत उलझाओ मुझे, चलो क्विकली, चलो आज इतनी सारी डेफिनेशंस पढ़ी है तो चलो एक डेफिनेशन और पढ़ लेते हैं, है ना, बाकी ये सब यूजलेस, इन पे क्वेश्चन कोई नहीं पूछता है। होमोजीनियस एक्सप्रेशन, एक होमोजीनियस एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, जस्ट डेफिनेशन समझ लेना, एक्सप्रेशन ऑफ एक्स एंड वाई, एक एक्सप्रेशन है जो कि एक्स वाई के टर्म्स में, दिस इज कॉल्ड होमोजीनियस, दिस एक्सप्रेशन विल बी कॉल्ड होमोजीनियस अगर वो सेटिस्फाई करेगा, इज होमोजीनियस इफ replace x by tx, replace y by ty, and it comes out f of x y t की पावर n, ठीक है ना, तो दिस इज द फॉर्मूला टू चेक होमोजीनियस, तो कॉमन सेंस से समझ में आ रहा है कि
मत लगाओ कॉमन सेंस, हटाओ, तुम तो ऐसे फॉर्मूला दिमाग में रखो, हटाओ, कौन दिमाग लगाए, ठीक, कि बस इसको ऐसे ही रहने दो। तो फॉर एग्जाम्पल चेक दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को चेक करो वेदर इट इज होमोजीनियस और नॉट, है ना। तो इमीडिएट आंसर निकला कि होमोजीनियस है। गो फॉर टी वाई टी एक्स, मेरे ख्याल से मैंने पुट कर दिया तो समझ रहे हो ना कि सर वो टी कट गया, टी वाई अपॉन टी एक्स, हियर ऑल्सो टी वाई टी एक्स अपॉन टी वाई, दिख रहा है ना, टी एक्स क्यूब टी वाई क्यूब, टी क्यूब कॉमन, दिमाग लगाओ यार, एंड सेम हैपन इन डिनोमिनेटर, टी क्यूब अगेन कॉमन, तो क्या ये t की पावर 0 इंटू एफ एक्स वाई नहीं रीड होगा? अरे पावर कुछ भी हो सकती है, t की पावर कैन बी एनीथिंग, पावर पर कोई कंस्ट्रेंट थोड़ी है कि पावर को नेचुरल नंबर आना चाहिए, ऐसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। सो इट इज होमोजीनियस। आइडिया क्लियर? नहीं, टी एक कोई पैरामीटर है, टी कुछ भी पैरामीटर है, ठीक है ना। तो बेसिकली होमोजीनियस से कॉमन सेंस समझ में आता होगा कि सर होमोजीनियस का मतलब है सेम डिग्री, है ना, हर एक टर्म की सेम डिग्री, ऐसे ऐसे समझते होगे तुम। हाँ, तो और क्या बता दूं यार, चलो एक टर्म और बता देता हूं, बाउंडेड फंक्शन। इसे तो नाम से ही समझ में आ रहा है। हाँ, पावर नेगेटिव भी आ सकती है, टी की पावर कुछ भी आ सकती है, देखो ना, जैसे मैं जिसको होमोजीनियस में टेंशन है, बाकी ये सब एग्जाम में कोई नहीं पूछने वाला है ना, ऐसे जीके के प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं। This is your expression. So easily you can check f of tx ty, कैलकुलेशन मन में करो कि सर ये t की पावर -1 आ रहा है, समझ गए। सो इट इज होमोजीनियस, तो माय आंसर इज होमोजीनियस। आइडिया क्लियर? हाँ, तो आई कैन इजीली चेक कि एक्सप्रेशन होमोजीनियस है या नहीं है। ओके, नाउ बाउंडेड फंक्शन, ये नेम से क्लियर कर रहा है कि बाउंडेड का मतलब होता है विच इज बाउंडेड, जो बाउंडेड है ना वो बाउंडेड फंक्शन कहलाएगा। तो बाउंडेड फंक्शन को मैथमेटिकली लोग बहुत इजीली ऐसे चेक करते हैं कि अगर फंक्शन इन्फिनिटी को गया तो आप बाउंड नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मैं पता बाउंडेड फंक्शन को इजीली ऐसे ही पहचानता हूं कि फंक्शन शुड नॉट टेंड टू इन्फिनिटी फॉर एनी एक्स इन इट्स डोमेन, अपनी डोमेन में कभी भी इन्फिनिटी को नहीं जाना चाहिए,
ठीक है ना, टेंडिंग इन्फिनिटी फंक्शन नहीं जाना चाहिए, राइट। जिसको मैथमेटिकली थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा, मैथमेटिकली वी डिफाइन लाइक दिस, if this for all x belong to domain where m is some finite number, हटाओ यार इसे, फाइनाइट रियल, m एक फाइनाइट रियल नंबर है। तो मेरे ख्याल से यहां से बात समझ में आ गई ना कि योर f कैन नेवर टेंड टू माइनस इन्फिनिटी, कैन नेवर टेंड टू प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि अगर f किसी भी इन्फिनिटी को टेंड करता तो आप फॉर एवरी x इन डोमेन मॉड f लेस देन इक्वल टू कुछ फाइनाइट नंबर नहीं लिख पाते, सही है ना। तो मेरे ख्याल से बात समझ आ गई कि यार साइन एक्स फंक्शन इट इज ए बाउंडेड फंक्शन, इज बाउंडेड, सही है। क्योंकि मैं आराम से लिख सकता हूं कि देखो मॉड साइन एक्स इज लेस इक्वल टू 1, ठीक। तो मैं आपको एक फाइनाइट नंबर दे सकता हूं, है ना, देयर इज अ फाइनाइट नंबर, ठीक। अब कोई कंफ्यूज मत होना कि सर आपने यहां 1 क्यों लिखा, आपने 2 क्यों नहीं लिखा, 2 लिख लो, मॉड साइन एक्स लेस देन इक्वल टू 2 वो भी सही है, ठीक है ना। भाई मुझे तो बस ये दिखाना था कि देयर इज अ फाइनाइट नंबर फॉर विच योर रिलेशन होल्ड ट्रू फॉर एवरी एक्स इन डोमेन, सही है। तो बाउंडेड फंक्शन को पहचाना आसान है ना, कि फंक्शन ना तो माइनस इन्फिनिटी को टेंड हो रहा हो और ना ही प्लस इन्फिनिटी को, तो इट इज बाउंडेड, ठीक। तो चलो अब मैं होमवर्क बता देता हूं फॉर नेक्स्ट क्लास। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिर्फ एक्सरसाइज 1 जो कि आज के लिए ड्यू था रिमेनिंग, और अब तुम एक्सरसाइज 1 पूरा करना क्योंकि अब तो चैप्टर खत्म हो गया है ना। तो अब कोई क्वेश्चन मैं छोड़ नहीं रहा हूं, एक्सरसाइज 1 रिमेनिंग एंड पीटी 3 कर लेते हैं। प्रोफिशिएंसी टेस्ट 2 तक डन हो चुका है, राइट। पीटी 3 देखो ये होमवर्क नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होगा, ठीक। लेकिन तुम में से कई लोग जानते हैं, है ना, जिसको रैंक है ना, जिसको अपना रिजल्ट अच्छा लाना है वो जानता है कि अब तुम फंक्शन की पूरी शीट सॉल्व कर सकते हो, ठीक। तो बेसिकली मतलब ये है कि तुम आगे बढ़ जाना कि सर एक्सरसाइज 1 खत्म होगी तो 2 करते हैं, 3 करते हैं, तो तुम आगे बढ़ते जाना, ठीक। अच्छा एक छोटा सा मैं तुमको मामूली सा करेक्शन बता दूं, ये एक्सरसाइज 1 में देखा मैंने क्वेश्चन नंबर 11 का जो पार्ट 1 है इसमें देखना एफ एक्स इक्वल टू जो डिफाइन किया है ना, एफ एक्स इक्वल टू, तो जो सेकेंड टर्म है ना, सेकेंड टर्म फ्रैक्शन एक्स फिर रूट 1/ln, वो एक्चुअली वो जो रूट 1/ln है ना वो इसकी पावर में है, उसको पावर में रेस कर लेना, ठीक है ना। तो इतना छोटा सा करेक्शन कर लेना कि तुम्हारे 11th का जो पार्ट 1 है उसमें यहां पर फ्रैक्शन एक्स इनटू लिखा हुआ है, वो जो रूट 1/ln है ना वो इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो वो मल्टीप्लाई नहीं है, वो इसकी पावर है, पावर, ठीक। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास का होमवर्क इज क्लियर, और तुम लोग वेट मत करना, तुम आगे मूव करो, एक्सरसाइज 2 एंड 3 है ना, जितना कर सकते हो तुम सॉल्व करते जाओ। चलो बाय, जय हिंद।